गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। यहाँ पर प्रिपरेशन योर ड्रीम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये आपके क्लास 12 की लेसन नंबर 1 है। जो आपका लेसन है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये आपका लेसन नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके पहले ये क्लास नंबर 2 है। इसके पहले क्लास नंबर 1 आप लोगों ने की होगी अगर समझ में आई होगी तो आप क्लास 2 को देखेंगे। यहाँ पर भी सब कुछ बहुत सिंपल है और इजीली आप समझ पाएंगे क्या क्या है। फर्स्ट आपका टॉपिक था कि चार्जेस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम टाइप के चार्ज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जब डिफिशिएंसी मतलब कमी होती है तो आपका क्या होता है, अगर ज़्यादा होते हैं मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज बनते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड आपका है, सेकेंड टॉपिक है कूलम्स लॉ। क्या है, अगर आपने देखा था पिछले वाले लेक्चर में ही हमने बताया था कि अगर चार्ज सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप का मतलब है अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा भी चार्ज क्या है पॉजिटिव है, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स का मतलब है कि ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर चार्ज आपके डिफरेंट टाइप के हैं मतलब एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये कूलम्स लॉ जो है वो इसी फोर्स को ही कैलकुलेट करेगा और बताएगा कि बताइए किसी चार्ज के बीच या इन चार्जों में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। तो ज़रा इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है, इजीली आप देखेंगे और सारे के सारे न्यूमेरिकल भी आप आसानी से लगा पाएंगे। बस आप पेशेंस से बैठते रहिए और 1 घंटे तक आप पेन और कलम लेकर बैठिए, सारी की सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाएंगे। और हाँ, जो भी आपको पीडीएफ है, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको ऑनलाइन लेक्चर के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वहाँ से आप इनको पीडीएफ को लोड करके आराम से बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। देखते हैं ज़रा कूलम्स लॉ क्या कहता है। मान लीजिए कोई एक चार्ज है ए, मान लेते हैं ए आपका चार्ज है, ये ऐसे। इस पर हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, कितना है क्यू ए पॉजिटिव चार्ज है। एक कोई दूसरा है चार्ज बी, इस पर भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, ये भी आपका क्यू बी है। तो हमें पता है इनके बीच में, हाँ, इनको हम कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस मान ली है, ये आपकी जो डिस्टेंस है ये आपकी आर है। इतना तो पता ही होगा कि इन पर या इनमें जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स का मतलब है ये एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। कैसे, अगर आपने कभी मैग्नेट को देखा होगा, खेला होगा छोटे पर, तो जो मैग्नेट के टुकड़े होते हैं वो कभी कभी एक दूसरे के पास आकर चिपक जाते हैं, कभी कभी दूर चले जाते हैं। रीज़न आपको पोल, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो वहाँ पर उनके हिसाब से ही आप पढ़ पाओगे कि हाँ ये क्यों दूर भागते हैं, क्यों पास आते हैं, ईटीसी। छोड़ो, अभी उसकी कोई बात नहीं है। अब सिंपल यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि कोई जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के साथ सीधे रिलेशन दिखाती है। मतलब अगर एक बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल ही, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ए इंटू क्यू बी, मतलब इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर या अनुक्रमानुपाती होता है। अगर क्यू ए बढ़ेगा, क्यू ए की वैल्यू बढ़ती है तब भी एफ बढ़ेगा, अगर क्यू बी बढ़ेगा तब भी एफ बढ़ेगा, अगर क्यू ए और क्यू बी दोनों बढ़ेंगे तब भी आपका एफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरा देखते हैं, ये आपकी फर्स्ट है। सेकेंड की बात करते हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब इनवर्सली बोलेंगे तो आप 1/r² नहीं बोलेंगे, अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/r²। हमने बोला है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। जरा देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज करके एक इक्वेशन बनाते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। करें, ठीक है। अगर देखें, जब भी आप प्रोपोर्शनल को इक्वल में ले जाते हैं, हमने पढ़ाया भी है, फिर से देख लीजिए, जब भी आप प्रोपोर्शनल को इक्वल में ले जाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट होता है Q, सॉरी ये कांस्टेंट होता है K। ये आपका हो जाएगा QA QB, ये आपका QA इंटू QB और अपान में क्या हो जाएगा r²। ठीक, यही आपका कूलम्ब लॉ है। कूलम्ब लॉ क्या है
किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स को ये कैलकुलेट करता है। इसके यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है यूनिट? न्यूटन है। अब जरा इस के की बात कर लेते हैं, जिसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। इसके लिए देखें तो k इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर देखते हैं ये आपकी होती है निर्वात की वैद्युशीलता। इसके बारे में बात करें, जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये वाला जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। यूनिट की बात करते हैं, अगर यहाँ देखें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट कूलम, इसकी यूनिट कूलम, तो हो जाएगा ये कूलम स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन, मीटर इधर जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ये क्या होगा करें कूलम स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर ये इसकी यूनिट होती है। अभी बेसिक में आगे इतना ही पढ़ लीजिए, बाकी भी बहुत आप पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे सवाल लगाते जाएंगे न्यूमेरिकल वैसे वैसे चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे। ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट कहलाती है। 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। F इज इक्वल टू KQA × QB अपान R²। सिंपल, ये कुछ समझ में आया है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के साथ F को कोरिलेट कराएंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। अब जरा एक एक करके हम न्यूमेरिकल देखते हैं, अगर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल, अब देखिए पहला आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। आप देखेंगे कोशिश यही किया जाएगा कि टाइम के अंदर ही हम ख़त्म करें। अगर कभी टाइम ज़्यादा लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कितना टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में। करें द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो अभी आप देख रहे हैं, मतलब आवेशित कणों, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी। फिर बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन बोल दिया है, मतलब सेम टाइप के चार्ज हो गए। रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस। एंड कैरिंग एन इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज का मतलब है, इसने बोला है Q1 इज इक्वल टू Q2। कितना दे रखा है? 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ जरा, सॉरी, ये दे रखा है कैरीज एन इक्वल चार्जेस। इक्वल चार्जेस का मतलब है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। अभी दिया नहीं है। 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू, ये दिया है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। जो वैल्यू बोलता जाए आप चुपचाप लिखते जाइए। व्हेन दे आर सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब है अलग रखे गए हैं। अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। हाँ, ये आपको R दिया है। R कितना है? करें 5 एंगस्ट्रॉम। हर चीज़ को आप देखते जाएंगे, हर चीज़ सिखाएगी। अगर आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में ले जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10। मतलब ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻10 मीटर। सिंपल। पूछ क्या रहा है? कह रहे हैं कि मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फॉर ईच आयंस। कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, उसने पूछा है n। क्या पूछा है? n। अब देख रहे हो, अगर आपने लेसन नंबर 1 किया होगा तो आपको पता है कि n कैसे निकलेगा। n के लिए आपको q चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है q इज इक्वल टू क्या होता है n × e। जब तक आपके पास Q नहीं है तब तक आप n की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब सिंपल फार्मूला जो हमने आज फार्मूला पढ़ा है उसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या कह रहा है? आपको पता है F इज इक्वल टू Q1 × Q2 अपान R²। K की वैल्यू कितनी है आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप ऊपर देखेंगे जो पढ़ाया गया है 3.7 × 10⁻⁹। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 क्या है? सेम है, और यही आपको पता करना है। R की वैल्यू कितनी है? R 5 × 10⁻⁻10 इन होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर है। जरा देखते हैं आगे। अगर देखें यहाँ पर क्या कुछ कटेगा? कुछ नहीं अभी कट रहा है, तो चलो देखते हैं। 3.7 × 10⁻⁹ इसको ऊपर लेकर आते हैं, स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 10⁻⁻20।
ये इधर नीचे लेकर आते हैं तो अपान में आपका आ जाएगा 9 × 10⁹ इज इक्वल टू Q²। ये कुछ इतना आपका होगा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या कितनी वैल्यू आपकी कैलकुलेट करती है यहाँ पर है। ये कुछ यहाँ पर इतना दे रखा है। अगर देखते हैं यहाँ से क्या कुछ बाहर निकलेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कुछ वैल्यू को अप्रॉक्स भी लेना पड़ता है ताकि हम इजीली इनको लगा पाएँ और इजीली आप समझ पाएँ कि हाँ ये कैसे काम करेंगी। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको देखें, ये डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर आपका इनटू में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अगर इसको हम 37 ना मानकर 36 मान लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका रूट चढ़ेगा, रूट के कारण सारी वैल्यू आपकी चेंज क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में क्या आएगा, यहाँ पर आपका रूट लग जाएगा। अब रूट से बहुत सारी वैल्यू बाहर में निकलना चाहेंगे, इन वैल्यू को ज़रा बाहर में निकालते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो हमें पता है 10⁻⁹ हो जाएगा। तो लिखते हैं ज़रा, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, करें 37 × 25 × 20 10⁻⁻20 9 आएगा 29 और ये ऊपर 9 जाएगा, ये भी माइनस कर, मतलब 10 टू पावर कितना हो जाएगा -29, ये कितना हो जाएगा 18 3 8 38 और अपान में कितना है 10 × 9 इज इक्वल टू Q। जरा इसको हम देखते हैं क्या कुछ कैलकुलेट करेगा, बहुत सिंपल से देखते हैं। अगर देखें 25 रूट से बाहर निकल सकता है, ये आ जाएगा 5। अगर देखें 36 होता, हल्का सा इसके कारण क्या होगा, आपके आंसर में इफेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा 6 का रूट है। अगर देखें 9, ये भी बाहर आ जाएगा, ये किसका है करें 3 का है। अगर देखें 10, रूट 10 की जो वैल्यू होती है ये होती है 3.16 38। अगर इसको रूट के बाहर निकालोगे इसका हाफ कितना होगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻19 इज इक्वल टू Q। इसके लिए सॉरी कि आपकी वैल्यू हमने हल्की सी अप्रॉक्स की है, लेकिन हाँ अगर नहीं करते तो इसकी बहुत कैलकुलेशन टफ हो जाती है, कभी कभी आपको ऐसी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये आपकी Q की वैल्यू है। अगर देखते हैं क्या यहाँ से कुछ कटेगा, तो इसको आप यहाँ से कट करें कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 × 10⁻⁻19 और अपान में 1.36, ये आपकी Q की वैल्यू है। अब जरा देखते हैं हमें पूछ क्या रहा है, करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर देखें तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है N × E। Q इज इक्वल टू क्या है N × E। Q की वैल्यू आपने निकाल रखी कितनी है, ये आपको दे रखी है 10 × 10⁻⁻19 अपान में कितना है 3.16 इज इक्वल टू N × 1.6 × 10⁻⁻19। सॉरी यहाँ पर जगह हल्की सी कम है इसीलिए दोबारा लिखे दे रहे हैं, N 1.6 × 10⁻⁻19 10⁻⁻19 10⁻⁻19 ये कट गया है। अब जरा देखिए अगर देखें यहाँ पर क्या कुछ आपको बैलेंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, ये आपका 10 आ गया है। क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, नीचे कितना आएगा 16 × 3.16 इज इक्वल टू N। जरा चेक करते हैं करें कितना होगा। अगर देखें 16 3 अगर देखें तो मतलब 48 लगभग, अगर देखें तो 100, इसकी कैलकुलेशन अप्रॉक्स लगभग 50 के आसपास जाएगी। आप करके देख लीजिए, 16 6 16 1 16 3 48 48 2 इधर रिमाइंडर, तो 50 के आसपास आपकी होगी। कैलकुलेशन थोड़ा प्लीज़ जल्दी से करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। वो अप्रॉक्स वैल्यू इसके कारण आ रही है जो आपका 37 था, इसके कारण ही आपके पास वैल्यू, वरना एग्जैक्ट आपकी आती। तो n इज इक्वल टू कितना, ये आपका आ जाएगा 2, n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, कि मतलब इसके सरफेस पर कितने इलेक्ट्रॉन आपके कितने आपके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो 2 आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। हल्का सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होती है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल। अब जरा देखिए सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए फ्री पिथ बॉल का मतलब होता है स्टील की गेंद, ए ऑफ 8 ग्राम। कह रहा है कि इसका मास कितना है, m इज इक्वल टू आपको दे रखा है, m की वैल्यू आपको दे रखी है 8 ग्राम। आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लें। जब भी आप ग्राम को किलोग्राम में ले जाते हैं तो ये होता है 8 × 10⁻³
किलोग्राम। 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, जब भी पॉजिटिव बोले मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? डिफिशियंसी, कमी हो रही है। ये कितना है? कह रहे हैं कि Q इज इक्वल टू या Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम्ब। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball? एक दूसरी सेकंड पिथ बॉल है B, ठीक, फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो, नीचे रखी हुई है। अब इसका डायग्राम भी बनाना सीखिए। ये एक आपकी पिथ बॉल है A और बिलो मतलब नीचे एक दूसरी पिथ बॉल रखी है, कौन सी? B। ये आपकी नीचे एक सरफेस है, उस पर ऐसे पिथ बॉल रखी है, करे ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज भी इसने दे दिया है, कितना है? Q1 है और किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। कह रहा है कि इसके बीच की डिस्टेंस भी दी है, ये R इज इक्वल टू दे रखा है, उसने बोला है कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जब आप सेंटीमीटर को मीटर में ले जाते हैं तो 10⁻⁻2 होता है। बिलो द फॉर्म्ड बॉल सो दैट एन अपर बॉल एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि ये जो ए बॉल है ये लटकी रहे। अब ये लटकी क्यों रहे? आपको पता है ग्रेविटी नेचर, कोई भी अगर मास है तो वो नीचे की ओर आता है, रीजन ग्रेविटी के कारण, जिसके कारण नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा F1 इज इक्वल टू क्या होगा? M इंटू जी। अब इस वेट को या इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए अब इस वाली पिथ बॉल पर जो आपकी Q2 है, ये भी कैसा फोर्स होना चाहिए? ये भी आपका पॉजिटिव फोर्स होना चाहिए। रीज़न क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसके कारण ये इसको बाहर की ओर रिपेल करेगा F2 फोर्स से। किस फोर्स से? F2 फोर्स से। F1 बराबर कितना है? आपको दिया गया है F1 इज इक्वल टू M इंटू जी। F2 कितना हो गया है? F2 इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसीलिए ये होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। सिंपल है, फिर से देख लो एक बार हर क्लास फिर बताते हैं आपको। कह रहा है कि दो पिथ बॉल हैं, ए पिथ बॉल पर चार्ज Q दिया गया है, उसके कुछ नीचे बी बॉल एक पिथ बॉल रखी हुई है। इस पर किस नेचर का चार्ज हो? पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका रिपल्सिव करना है, पॉजिटिव चार्ज है और वो Q2 चार्ज है, जिसके कारण वो इसको रिपेल करेगी और इसके वेट जिसके कारण नीचे आ रही है उसको ये न्यूट्रलाइज करेगी, इस वेट को न्यूट्रलाइज करेगी और इसको इक्विलिब्रियम में या स्टेशनरी कंडीशन में क्या कर देगी? इसको स्टेबल कर देगी। मतलब अगर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारी बॉल है ये हवा में लटकी रह सकती है। अब इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 के क्या करते हैं? इक्वल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा mg इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? आपको Q2 की वैल्यू फाइंड करनी। करा है गिवन है सेकेंड पिथ बॉल, आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड की होती है मतलब मात्रा, कि उसकी मात्रा कितनी है। m की वैल्यू कितनी है? कह रहा है ये 8 ग्राम है, 8 इंटू 10⁻⁻3। g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू जब तक ना बोले 10 रख लीजिए इजीली कैलकुलेशन के लिए, उससे आंसर में हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन आप इजीली 10 रख लीजिए। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू आपको दी है, कितनी दे रखी है Q1 की वैल्यू? यहाँ पर ये आपको दी हुई है, कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻8। Q2 कितना है? हमें नहीं पता है। अपान में R की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जो वैल्यू कट सकती हैं उनको काटते हैं यहाँ पर। अगर देखें 10⁻9 10⁻8 मतलब 10⁻⁻1, यहाँ पर ये बची है, और कुछ कटेगा? अगर देख रहे हैं यहाँ पर क्या कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा है। अगर कटेगा तो देखते हैं आगे हैं। अब जरा इन चीज़ों को अरेंज करते हैं। अगर देखें, हाँ यहाँ पर भी इसको काटते हैं, ये आ जाएगा 10⁻⁻2, 8 इंटू 10⁻⁻2 इधर लाते हैं, इंटू स्क्वायर करते हैं 25 इंटू 10⁻⁻4, ये इधर नीचे लाते हैं, खींच कर नीचे ले आओ, तो ये कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इंटू ये कितना होगा? करें ये हो जाएगा 5 और कुछ है इज इक्वल टू Q। अब जरा पावर को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। आपको पता है जब भी पावर, हाँ ये आपका कटेगा 5 से, इसको काट दीजिए, ये कितना होगा? 5। हाँ
ये आपकी पावर जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, जिसके कारण इसको इससे काट देंगे तो ये होगा 10 टू पावर -1। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका आ जाएगा 8 5 जा 40 इंटू 10 टू पावर -4 और अपान में कितना होगा 9, ये आपका 9 हो जाएगा। ज़रा देखते हैं आंसर कितना इसका आ रहा है। अगर आंसर की बात करते हैं 4.36 इंटू 10 टू पावर -7। चलो ज़रा देखते हैं 4.93 जा 9 4 जा कितना आएगा, 9 4 जा की बात करते हैं तो ये आपका आ रहा है 4 5, हाँ सॉरी ये आपका 4 ये है -1, ये कितना हो जाएगा 5। हाँ यहाँ पर 9 4 जा कितना हो गया है 36, यहाँ पर 4 रिमाइंडर फिर से जोड़ बढ़ाएंगे डेसिमल 9 4 जा 9 4 जा। ज़रा आंसर चेक करते हैं आपका कितना है 4.36 इंटू 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -7। अभी भी 2 पावर कम पड़ रही हैं, 2 पावर कहाँ होंगी आपकी, कहाँ हमने गलत कर दिया है, सॉरी मिल गई गलती। ये पावर जो होगी प्लस की होगी आपकी, जिसके कारण यहाँ भी पावर ये प्लस की हो जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर जो पावर होगी ये आपकी हो जाएगी 10 टू पावर -7। इसको कट करेंगे तो 4.44 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, ये आपकी क्यू की वैल्यू आ गई है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये आंसर में चेंज क्यों है, जो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको दिया है Q इज इक्वल टू 4 पॉइंट कितना दे रखा है 4.36 इंटू 10 टू पावर -7। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर इतना आंसर लाना है तो उसके लिए आपको G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी होगी। यहाँ पर इस आंसर में G की वैल्यू जो है वो हमने 10 रखी है। कैलकुलेशन के लिए कभी कभी क्या होता है इस वैल्यू को वेरी करा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। आप अगर इस वैल्यू को रखेंगे तो आपका पक्का आंसर सेम टू सेम उतना ही आएगा जितना आप सोच रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये डेरिवेशन है, थोड़ा इसको बी केयरफुली, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन अलग टाइप के मेथड और अलग टाइप के मैकेनिज्म को समझाएगा। बुक देखेंगे तो वहाँ पर तो और भी वेरिएशन मिलेंगे। कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड कैरिंग ए चार्ज -q1 is moving around a charge q2 along a circular path। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चार्ज है q2, कैसा चार्ज है, कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है और उसके सराउंड एक सर्कुलर पाथ है। ये आपका क्या है, कह रहा है सर्कुलर पाथ है और उस पर q1 जिस पर चार्ज कैसा है निगेटिव है, ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है v वेलोसिटी से। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूविंग अराउंड चार्ज q2 अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, और इस पाथ की रेडियस कितनी है, करे इसकी जो रेडियस है वो आपकी r है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय ऑफ द चार्ज -q1 अबाउट q2 एंड गिवन बाय। ये कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये अपना एक चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा वही आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्लास 11th का भी पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो होती है वो एक दूसरे से कोरिलेट करके चलती है। सबसे पहले देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं तो आपको पता है इनके बीच में एक फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और वो कितना होगा, ये होगा F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड आते हैं। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल किसी सराउंड में या सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घूमता है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ये इनवर्ड अंदर की ओर ही होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर इसको हम F1 मान लें, सेंट्रीपिटल फोर्स को F2 मान लें, तो ये होता है mv² अपान r। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है किस क्लास में, 11th क्लास में आपको बताया गया होगा कि ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसे अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। ये दोनों बल एक दूसरे के इक्वल होंगे, कि ये फोर्स जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल, इसीलिए हम दोनों को इक्वल करते हैं। आपका हो जाएगा m
वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अब जरा देखते हैं, कुछ काटते हैं। अगर देखें आर स्क्वायर से आर कैंसल, आपको एक और चीज़ पता होगी कि फर्स्ट ईयर में ही v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आपने पढ़ा होगा। थोड़ा और देखते हैं, v इज़ इक्वल टू आर और ओमेगा की वैल्यू वहीं पर पढ़ाई होगी, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपान टी। टी को इधर लेकर आते हैं, यहाँ पर ऐसे पढ़ दीजिए और ये v की वैल्यू जो है उठाकर आप रखेंगे कहाँ पर, इस इक्वेशन में यहाँ पर रखेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी m इंटू आर 2 पाई अपान टी अ होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर एक k है, Q1 इंटू Q2 अपान आर। जरा इसकी वैल्यू को देखते हैं। अगर देखें तो हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान आर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम पीरियड t। तो हम क्या करेंगे, इस t को इधर लेकर जाएंगे और पूरे के पूरे फैक्टर को इधर खींचकर नीचे लाएंगे। जगह कम है इसीलिए प्लीज़ ध्यान से देखना। ये हो जाएगा m r, ये r स्क्वायर है, r इधर आएगा तो ये हो जाएगा r क्यूब इंटू 4 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। जरा इधर बटे में आते हैं, आपको ये भी पता है k की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतनी होती है। ये पलट कर तुरंत ऊपर जाएगा, अभी उसको बात को देखते हैं। इंटू Q1 इंटू Q2 और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा टी स्क्वायर। आपको ये भी पता है अगर इस साइड से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इस साइड में क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। और अगर देखें इस वैल्यू को तो ये आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू, सारी वैल्यू को आप अरेंज करते हैं, ये 1 अपान 4 पाई साइल ऊपर जाएगा, ऊपर जाता है तो आपका हो जाएगा 16, 4 4 जा। चलो इसको बात को करते हैं वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। m r क्यूब 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपान में होगा Q1 इंटू Q2 और इसके ऊपर आपका रूट लगेगा। अब इस वैल्यू को ज़रा कैलकुलेट करते हैं, सभी को अरेंज करते हैं। 4 4 16 पाई, ये पाई है, ये पाई, ये हो जाएगा पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपान में Q1 इंटू Q2। ज़रा देखते हैं क्या वैल्यू मैच कर रही है, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब Q1 इंटू Q2। ये इस सर्कुलर पाथ में घूमते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड या उसका आवर्तकाल कहलाता है कि वो एक अपने चक्कर को कितने टाइम में पूरा करेगा। वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसके टाइम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ये यहाँ पर कुछ इतना है, ईजिली समझ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे प्रोसेस हमने बता रखे हैं, आपको ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 पार्टिकल ईच हैविंग अ मास 5 ग्राम। कह रहा है कि 2 पार्टिकल हैं जिनका मास कितना है, 5 ग्राम है। एंड चार्ज भी दे रखा कितना है, 1 इंटू 10 टू पावर 7। ये क्या है, ये आपको m दे रखा है, ये आपको q दे रखा है। स्टे एंड लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, कह रहे हैं कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक नया शब्द है हॉरिजॉन्टल टेबल, विद एन सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है, ये आपको r दिया है। एंड बिटवीन देन द कोफिशिएंट फ्रैक्शन, कह रहे हैं कोफिशिएंट फ्रैक्शन फर्स्ट ईयर से फिर से आ गया है, म्यू ईच पार्टिकल एंड टेबल ऑन द सेम। कह रहे हैं कि फ्रैक्शन, अब जरा सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ये आपकी एक टेबल है इस टाइप से, इस पर 2 आपके पार्टिकल हैं, एक आपका ये पार्टिकल है, एक आपका ये पार्टिकल है। दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है। कह रहे सेम टाइप का चार्ज, हाँ सेम टाइप का चार्ज, इसका मतलब है रिपेल करेंगे। ये इधर भागना चाहेगा, ये इधर भागना चाहेगा। अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है
ये आपको आर दी हुई है। तो करें जो फोर्स होगा ये हमें पता है F इज इक्वल टू के इंटू क्यू, क्योंकि सेम टाइप का चार्ज है, और अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये भाग नहीं पा रहे हैं, रीज़न क्योंकि आपको पता है इन्हीं के सरफेस यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर साइड में, और ये फ्रैक्शन फोर्स जो होता है ये होता है Fs इज इक्वल टू म्यू एस एम जी के इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर 2 ये भी क्लास 11th का है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे उस समय ये ऑब्जेक्ट या ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल करते हैं, तो आपका हो जाएगा म्यू एस एम जी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। सभी की वैल्यू रखते हैं, क्या क्या वैल्यू दे रखी है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता करनी है कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, तो म्यू एस इंटू एम, मास कितना दे रखा है, कह रहा है कि 5 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करें तो 5 इंटू 10 टू पावर -3। जी की वैल्यू कितनी है 10, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू आपको चार्ज कितना दिया है 1 इंटू 10 टू पावर -7, ये दे रखा है 1 इंटू 10 टू पावर -7 का होल स्क्वायर, अपान में आर सेपरेशन कितना दिया है, करें सेपरेशन ऑफ पार्टिकल जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 10 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर, ये कुछ इतना होगा। अब चलो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ कटेगा, पहले इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आपका है इंटू, ये यहाँ से कट होगा तो यह आ जाएगा 10 टू पावर -2। जरा यहाँ पर इनको पहले हम खोल लेते हैं, उसके बाद म्यू एस इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -2 इज इक्वल टू, जरा देखते हैं ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 7, यह आ जाएगा 10 टू पावर -14, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अपान में अगर देखें ये इससे कट होगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, और यह आ जाएगा 10 टू पावर -2, ये आपका आ जाएगा 10 टू पावर -2। सारी वैल्यू को इधर लेकर आते हैं, म्यू नॉट की म्यू एस की हमें वैल्यू पता करनी है, तो म्यू एस इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, इधर लेकर आते हैं तो 9 इंटू, हाँ जरा इनको पावर यहाँ कट कर लेते हैं, ये इससे कट करेंगे 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 14, तो यहाँ आ जाएगा 10 टू पावर -5, ये आपका आ जाएगा। जरा देखें तो ये आपका 9 इंटू 10 टू पावर -5, 9 इंटू 10 टू पावर -5, और अपान में आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर -2। चलो जरा इसको अगर देखें और भी कुछ है यहाँ पर, चलो पावर को कट करते हैं, -2 -4, ये ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यहाँ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस, यहाँ पर आएगा 1, या लिख सकते हैं आप 9 इंटू 10 टू पावर -1 अपान 5। जरा इसको कट करते हैं, अगर कट करेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 9, इसको जब देखते हैं तो 5, 1 टाइम्स कितना आ जाएगा, डेसिमल लगाते हैं 4 8 तो 8 इंटू 10 टू पावर -1, या लिख सकते हैं इसको 0.18, म्यू एस की जो वैल्यू होगी वो 0.18 के इक्वल होगी। चलो तक करते हैं, कितना आपका दे रखा है 0.18 आपकी म्यू की वैल्यू है। जी की वैल्यू कभी कभी 10 रख सकते हो, कभी कभी 9.8 ही रखनी पड़ती है। हाँ आगे देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, कितनी दे रखी है डिस्टेंस, कह रहा है ये इतनी दे रखी है, कितनी आपको है, कह रहा है डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 टू पावर -11, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रेशियो एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देन, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाकी सारी की सारी वैल्यू दी हैं। अब उसके लिए आपको फार्मूले पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए होता है एफ ई इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड देखिए, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है G इंटू
m1 m2 अपान r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देन रेशियो। इसका रेशियो बताना है। रेशियो का मतलब है इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, डिवाइड करते हैं। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो आर ई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है और ये आएगा एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान जी M1 इंटू M2। जरा चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और जी की वैल्यू, सभी की वैल्यू आप पुट कीजिए और कैलकुलेशन करते हैं। एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर चार्ज इक्वल है तो सीधे लिख लेंगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है। स्क्वायर कर रहे हैं तो हो जाएगा 38। ये आपका 38 हो जाता है। जी की वैल्यू पता है, नहीं पता तो यहाँ पर वो दे देंगे आपको 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू एम ई, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो आपको दे रखा है 1 पॉइंट, इधर देख लीजिएगा यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन ये देखो 1.67 इंटू 10 टू पावर -27। चलो जरा कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए टाइम भी लग रहा है। अब जरा ध्यान से देख, सबसे पहले पावर ही बैलेंस करेंगे। 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 38 कट करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 10 टू पावर 29। जरा यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ देख रहे हैं 10 टू पावर 27, 10 टू पावर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -2। यहाँ पर देखते हैं, अगर देखें सिंपल 11 31, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 42 और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव 42 हो जाएंगे। जब यहाँ पर इन दोनों पावरों को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू पावर 42 और 2 ये पहले से हैं जो कट होंगे तो रिजल्टेंट आपकी 10 टू पावर यहाँ पर 40 पावर बचेंगी। ये इतना ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए आपको थोड़ा यहीं पर समझाना पड़ रहा है। एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू, ये क्या है 9, ये क्या है 1.6, ये क्या है 1.6, पावर कितनी है 10 टू पावर 40, ये आपको दे रखा है 10 टू पावर 40। अपान में देखते हैं क्या क्या दिया है 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, कुछ इतना है। अब डेसिमल को हटाते हैं और कैलकुलेशन देते हैं। 1 2, ये यहाँ से 2 डेसिमल हटे हैं, यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं 1 2 3 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 10 टू पावर 3 और पावर बढ़ जाएगी। आंसर में देखते हैं तो 49, अगर देखें तो 10 टू पावर 39, आप उसी के आसपास आंसर आ गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर देखें 9 से अगर 91 को कट करें तो अप्रॉक्स लगभग 10 आ जाएगा। यहाँ पर ज़रा इसको देखते हैं, अगर हम इसको कट करते हैं यहाँ पर इससे तो यहाँ पर ये आपका 5 आएगा, ये आपका 8 आएगा। 8 से क्या कुछ और कट हो सकता है? अगर कट हो सकता है नहीं तो इसको मल्टीप्लाई आप कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपको कितना मिलेगा, इनकी इसकी इसकी और इसकी तीनों की कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पर 16 और 8 की करते हैं ताकि आप इजीली निकाल पाएँ। तो ये हो जाएगा एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू 8 इंटू, हाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं 8 की कैलकुलेशन करते हैं, कितना होता है 16 टेबल पढ़िए 8, 8 6 जा कितना होता है 48, ये आपका हो जाएगा 48, रिमाइंडर कितना है 4, 8 1 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 12, मतलब 128 इज इक्वल टू 10 टू पावर 43 और अपान में कितना आ जाएगा, अगर यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 667 इंटू 5 इंटू 167
इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपका कुछ वैल्यू कितनी आ गई, ज़रा इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आपका आता है इज इक्वल टू 128 इंटू 10 टू पावर 43 और अपान में अगर देखें तो 5 7 जा 35, 35 का 5 3 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 30 33, यह आपका 3 आ गया 3 रिमाइंडर, यहाँ पर फिर से कितना आ जाएगा 33 और इंटू 167। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद हमें आंसर निकालना है। चलो कैलकुलेशन करते हैं, ज़्यादा है लेकिन फिर तो करनी तो पड़ेगी ही। देखिए ज़रा यहाँ पर दे रखा है FE अपान FG इज़ इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3335 अपान 167। ज़रा इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। देखें 7 का टेबल 5 में, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और रिमाइंडर कितने होंगे 3 आपके रिमाइंडर होंगे। 7 3 जा 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर 4 आ जाएंगे, रिमाइंडर कितना होगा 2। 7 का 3 में तो 21 21 22 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 2। ये कितना होगा 7 3 जा 21 22 23, ये कितना आ जाएगा 23 इंटू 6 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितने आपके होंगे, यहाँ पर फिर से रिमाइंडर आपका लगेगा। अगर ऊपर हम रिमाइंडरों को फिनिश कर देते हैं, ये मिटेगा नहीं क्योंकि तो जोड़ पर है, इसीलिए आप ध्यान सॉरी ठीक है। 30 यहाँ पर 3 आपके रिमाइंडर हैं, 3 आपके 7 31, 31 में 3 आपके रिमाइंडर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 7 3 जा 21, 21 में आप 3 रिमाइंडर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, 24, ये आपका कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर 24 होगा तो यहाँ पर आप 4 लेकर आएंगे, रिमाइंडर कितने होंगे, यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, फिर से आपका 21 होगा, 2 रिमाइंडर होंगे तो कितना हो जाएगा 23, 3 आपका आ जाएगा, फिर से यहाँ कितने हैं 2 रिमाइंडर हैं, 7 का 21 20, फिर कितना आ जाएगा 23, ये आपका हो जाएगा इनटू 1 से है तो सेम वैसे ही वैल्यू 1333, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 5 4, ये हो जाएगा 7 7 5 12 12, रिमाइंडर 1 है तो 3 3 3 9 एंड 10, ये कितना हो जाएगा 0 0 और यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा 1, फिर से रिमाइंडर है तो 3 3, ये आपका 9 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 5, ये आपका 5, इतना कुछ आ जाएगा। अगर देखें तो हम इसको छोटा भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन कम हो। 1 2 3 4, अगर इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख दें 6 128 इंटू 10 टू पावर 43 अपान 1 2 3 4 5, मतलब 5.9 इंटू 10 टू पावर कितने डेसिमल 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5, ये आपके डेसिमल यहाँ लग जाएंगे। ज़रा इसको चेक करते हैं, यहाँ से पावर को कट करते हैं, कितना हो जाएगा 10 टू पावर 38, ये होगा। यहाँ से इसका डेसिमल हटाएंगे प्लस पावर 1 बढ़ेगी और लगभग इसको अगर 60 मान लेते हैं, अप्रॉक्स 60 अगर कर लिया जाए तो आप देख रहे हैं कि ये 60 के लिए अगर देखें तो ये 60 अगर मान लेते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा 2। ज़रा देखते हैं कि आंसर 2 में आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, हाँ आ रहा है आंसर 2 में, तो ठीक एग्जैक्ट वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.27 जो आपको दे रखा है, 2.27 इंटू 10 टू पावर 39, इतना आपके होगा FE अपान FG। ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन सवालों में होती है, इसीलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपका टाइम लगभग आपकी 45 मिनट की क्लास हो गई है, इसीलिए क्वेश्चन आपके 6 ही हो पाए हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको एड ऑन कर दिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप क्लास वैसे भी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए प्लीज़ आज के 6 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाए, कभी कभी कम, इसीलिए प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। आज के लिए इतनी ही क्लास है, यहीं तक एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट होगी। उसके लिए क्लास नंबर हम चेंज कर देंगे, जो भी होगा उस सबसे हम देख लेंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप लोग आराम से पढ़िए और चीज़ों को ध्यान से देखिए। थोड़ी कैलकुलेशन इन सवालों में ज़्यादा होती है, कुछ कम कैलकुलेशन के होते हैं, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन होते हैं, इसीलिए ठीक।
अब आप गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़िए। बाय।